वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है और किस तरह से इनमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो ग्लाइकोलिसिस टर्म की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली बना है फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्लाइकोलिसिस बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से बना है। इसमें फर्स्ट ग्रीक वर्ड है ग्लाइकस, जिसको हमने सिंपली ग्लाइको लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आए। ग्लाइको का मतलब है स्वीट, और यहाँ पर है ग्लूकोज। एनालिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये है ग्लूकोज और ये है हेक्सोस। चूंकि इसमें क्या होती है, 6 कार्बन होती है, तो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस की रिजल्ट में इससे बनाया जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, और इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुवेट बाय नेचर 3 कार्बन कंपाउंड है। और ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये हमारे पास एक पाथवे है। इस यहाँ पर एक स्टेप रिएक्शंस नहीं होती बल्कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस यहाँ पर होती है, और डरीजर ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या है, पाथवे है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस इसमें होती है, तो इस वजह से ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इस ग्लाइकोलिसिस को हम अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एस EMP पाथवे। कि चूंकि इसमें 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, और ये 10 स्टेप बेसिकली इन 3 साइंटिस्ट के काम से हमें पता चला कि ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होती है, तो इस वजह से ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहते हैं। ई स्टैंड फॉर एम्बेडन, एक साइंटिस्ट है एम्बेडन। एम मेयरहोफ, and the last scientist that is फर्नास। तो इन 3 साइंटिस्ट ने बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस पर काम किया था, तो इस वजह से इसको EMP पाथवे कहा जाता है। अब अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये ग्लाइकोलिसिस बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सो वेयर द ग्लाइकोलिसिस हैपनिंग, सो दिस ग्लाइकोलिसिस इट इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। अब अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, बोथ टाइप की रिस्पायरेशन में बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का कॉमन पाथवे है। अब अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक यूनिवर्सल पाथवे है। ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन पाथवे बेसिकली ग्लाइकोलिसिस होता है। सो इट्स ऑकर एंड बैक्टीरिया आर की एंड ऑल टाइप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती है। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सी फेजेस होती है। अभी जो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप इंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसको हमने डिवाइड किया है 2 फेजेस में। एक फेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज, जबकि दूसरा फेज कहलाता है ऑक्सीडेटिव फेज। अब ये जो प्रिपरेटरी फेज है, इनमें क्या होती है, इनमें ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन, तो इस वजह से इस फेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज। इसके अलावा प्रिपरेटरी फेज को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग पेस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एटीपी यूटिलाइज होती है, तो इसको कहा जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट पेस।
अब ये जो प्रिपरेटरी पेजेस है इनमें यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है, तो टोटल यहाँ पर 2 एटीपी यूटिलाइज होती है। और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप 1 से लेकर 5 तक जो स्टेप्स होती है वो आती है अंडर द प्रिपरेटरी पेज। यानी स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक जो रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे डायग्राम में, तो ये बेसिकली प्रिपरेटरी पेज का हिस्सा होता है। The second phase that is called as oxidative phase. ऑक्सीडेटिव फेज में बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेज। इसको हम कहते हैं पे ऑफ पेस, इसको कहा जाता है पे ऑफ पेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एनर्जी यूटिलाइज यहाँ पर नहीं होती, बल्कि एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो अब अगर बात करें कि कितनी एटीपी यहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर ओवरऑल 4 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, 4 एटीपी यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 NADPH भी बनते हैं। स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक रिएक्शन बेसिकली ऑक्सीडेटिव फेज का हिस्सा होता है। 6 से लेकर 10 तक जो स्टेप्स होती है ग्लाइकोलिसिस में, दे विल फॉर्म द ऑक्सीडेटिव फेज। अब यहाँ पर देखिए ये जो एटीपी बनती है इन द ग्लाइकोलिसिस, तो ये बेसिकली सबस्ट्रेट को ब्रेक करके इनसे डायरेक्टली एटीपी की फॉर्मेशन होती है। यानी जब सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है तो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सबस्ट्रेट से लेता है और इन्हें कंबाइन कर देता है विद द एडीपी, तो यहाँ पर बनता है एटीपी। इस किस्म की एटीपी फॉर्मेशन को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बनती है इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा क्रिप्स साइकिल में भी यही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। अब देखते हैं डायग्राम की थ्रू कि ये 10 एंजाइमेटिक स्टेप किस तरह से होते हैं, इनमें कौन सी इंटरमीडिएट सब्सटेंस होते हैं और इनके रिजल्ट किस तरह से ग्लूकोज से पायरुवेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर देखें ये बेसिकली ओवरऑल ग्लाइकोलिटिक पाथवे है। इनमें फर्स्ट इनिशियल सब्सटेंस होता है दैट इज़ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से बेसिकली इनकी एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली इनके साथ फास्फेट को अटैच किया जाता है। तो यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज होते हैं जिससे एडीपी बनता है और एक फास्फेट आता है और इसके साथ जुड़ जाता है। यानी सिंपली यहाँ पर होते हैं 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पर देखिए ये जो 6 कार्बन है इनके 6 पोजीशन पर यहाँ पर फास्फेट आके जुड़ जाता है, तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब फर्दर इनकी आइसोमराइजेशन होती है एंड द फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी एक फॉर्म है ग्लूकोज का, इनमें भी 6 कार्बन सी होते हैं, बल्कि यहाँ पर सिंपली आइसोमराइजेशन होती है और इनसे बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर भी एक फास्फेट जुड़ जाता है और ये फास्फेट आता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर देखिए एक एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हुई, दूसरा एटीपी का यूज हुई फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्बन है, इनके 6 पोजीशन पर भी एक फास्फेट ग्रुप है, जबकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी एक फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो ये बना फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। अब इससे आगे बेसिकली क्या होती है, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनते हैं। एक को कहा जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन का होता है, जबकि ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट वही है जिसकी सिंथेसिस बेसिकली हमने पढ़ा था केल्विन साइकिल में। अब यहाँ पर देखिए जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जब ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इनकी फर्दर बेसिकली प्रोसेसिंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 2 3 4
एंड दिस इज एक्चुअली द फिफ्थ स्टेप। तो ये बेसिकली प्रेटरी फेज का हिस्सा थे। अब इससे आगे जो सिक्स स्टेप स्टार्ट होता है अप टू द 10 स्टेप, ये कहलाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ से 6 से लेकर 10 तक जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली डबल होगी, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी ग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होके इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती। अब ग्लाइसरल्डिहाइड के यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पर NADP है, यहाँ पर 2NAD है, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे रिएक्शन से वो डबल होंगे। तो यहाँ पर 2NAD है, यहाँ पर 2NADPH बन जाता है। तो यहाँ पर सब इंटरमीडिएट बना 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड। फर्दर इनसे बेसिकली एक फास्फेट को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है इनके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन, इनके फर्स्ट कार्बन पर भी फास्फेट एंड इसके लास्ट कार्बन पर भी फास्फेट अटैच है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन पर जो फास्फेट अटैच है इनकी रिमूवल हो जाती है और डायरेक्टली एंजाइम ये फास्फेट लेते हैं और ADP के साथ अटैच करके इनसे ATP बनाया जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। फर्दर इनका जो फास्फेट ग्रुप है वो आता है 2 पोजीशन पर, जिससे बनता है 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है और हमारे पास बन जाता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब ये जो सेकंड पोजीशन पर जो फास्फेट ग्रुप था इनसे अगेन ये रिमूव किया जाता है, तो इनसे ATP बनती है। तो यहाँ पर देखिए 2 ATP यहाँ पर बनी एंड 2 ATP ये हुई। तो ओवरऑल यहाँ पर 4 ATP बने, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए हमने 2 ATP यहाँ पर भी यूटिलाइज भी की थी। तो ओवरऑल हमारे पास नेट गेन हमारे पास 2 ATP बनते हैं। तो टोटल ATP एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये है 4 ATP। इनमें 2 ATP यूटिलाइज होती है। नेट गेन की अगर बात की जाए तो नेट गेन and glycolysis, that is the 2 ATP. So this is overall about the glycolysis pathway. I think आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।